ये मुझे लग रहा है कि आज मेरे को समझाना ही पड़ेगा। अगर 5 मिनट का टाइम है तो मैं समझा देता हूँ कि कैसे जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काम करता है। ओके, तो यूँ समझिए कि जो ओपन इंटरेस्ट की थ्योरी है वो ये है कि आपने ट्रेड लिया। ओके, आप क्या हो, आप एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल करके आप इंडिविजुअल एक जो है आपका डीमेट अकाउंट है, क्लाइंट बोल सकते हो, या फिर जो है आपका अकाउंट है, आपने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है क्रिएट किया, बाय किया या सेल किया कुछ भी। ओके, जब आप इसकी ट्रेड बाय करते हो, सेल करते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लियरिंग हाउस की। क्लियरिंग मेंबर बोलो या उसको क्लियरिंग हाउस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। वो जो है इस ट्रेड की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सचेंज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इसको मैं थोड़ा सा और दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सचेंज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्सचेंज का काम क्या है, एक्सचेंज सिर्फ जो है ऑर्डर इधर से उधर और इधर से आपका ऑर्डर इधर कर दिया, उसका ऑर्डर इधर कर दिया, सिर्फ बाय और सेलर को मीट करने की जगह है एक्सचेंज। आपने कुछ भी बाय किया, मान लेते हैं कि आप जो है एक ट्रेडर हो, आपने जो है कुछ भी यहाँ पे जो है ऑर्डर प्लेस किया, तो एक्सचेंज सिर्फ को आपको जो है एक बायर और सेलर को मीट करवा रहा है, इसके अलावा जो है कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ एक जो है बायर और सेलर को मीट करवा रहा है एक्सचेंज, इसके अलावा एक्सचेंज का कोई और काम यहाँ पे नहीं है। ओके, अब अगर ये नॉर्मल कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो शेयर्स हैं उसका आदान प्रदान और पैसे का लेन देन कौन देखता है, वो देखता है आपका डिपॉजिटरी। ठीक है, वो डिपॉजिटरी आपका CDSL हो सकता है या फिर जो है NSDL हो सकता है, वो आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि उसने किसकी मेंबरशिप ले रखी है। ज़्यादातर CDSL के होते हैं, तो वो आपके शेयर्स जो हैं आपको क्रेडिट मिलते हैं या फिर आपने बेचा है तो उसका पैसा मिलता है। वो काम किसका है, शेयर्स होल्ड रखने का, डिपॉजिटरी का, एक्सचेंज का नहीं, डिपॉजिटरी का। ठीक ऐसे ही डेरिवेटिव मार्केट में डिपॉजिटरी की तरह एक और होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। ओके, और वो एक नहीं कई मल्टीपल क्लियरिंग हाउस होते हैं। वो ब्रोकर का खुद का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज का नहीं है। एक्सचेंज की सब दूसरी कंपनी हो सकती है, वो एक्सचेंज की जो है डिफरेंट कंपनी हो सकती है जिसको हम क्लियरिंग मेंबर बोलते हैं या फिर क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। ओके, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, ओके, उनकी मेंटेनेंस, उनको जनरेट करना, किसने बाय किया किसने सेल किया, वो सब जो है रखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने आपको ऑप्शन लर्निंग सीरीज में भी शेयर किया था कि आपने बाय किया, किसी ने जो है बाय कर लिया, ओके, और सामने जो है इसने सेल कर दिया, यहाँ पे क्वांटिटी इस बंदे ने जो है अभी निफ्टी का 1 लॉट सेल कर दिया। अब जो है आप अपनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो लेकिन ये बाय नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरा बायर आया यहाँ पे, उसने जो है यहाँ पे बाय कर लिया और आपने जो है उसको सेल कर दिया, तो OI चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्लियरिंग मेंबर को ये देखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग OI ट्रांसफर हुआ है या फिर पुराना OI क्लोज हुआ है, तो वो मैकेनिज्म जो है पूरा का पूरा इन हाउस नहीं है, क्लियरिंग हाउस के पास होता है, क्लियरिंग मेंबर के पास होता है। और ऐसे क्लियरिंग मेंबर जो कई हैं। ओके, तो एक्सचेंज का क्या काम है, जो डाटा फीड एक्सचेंज के सर्वर काम करते हैं, उनका काम है कि वो हर क्लियरिंग मेंबर से, सॉरी इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं, हर क्लियरिंग मेंबर से डाटा जो है ले, हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है हर क्लियरिंग मेंबर से डाटा ले और उस डाटा को वो कंपाइल करे और कंपाइल करके जो है वो आगे फीड में प्रोवाइड करे। ओके, उसको जो है फिर आगे फीड में प्रोवाइड करती है। तो उस पूरे मैकेनिज्म में टाइम लगता है। इनका जो है टाइम सेट किया हुआ है पूरे इस सेट सिस्टम का, उस पूरे सिस्टम का टाइम है जो यहाँ पे काम करते हैं 3 मिनट का जो है इनको टाइम दिया गया है। एक 3 मिनट में, हर 3 मिनट में जो है एक्सचेंज के सर्वर पे ये फीड भेजते हैं कि हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, हमारे इतने मेंबर्स ने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम किया है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज किया है, सेम OI दूसरे बायर को शिफ्ट किया है, सेलर ने दूसरे सेलर को शिफ्ट किया है। वो डाटा जैसे ही एक्सचेंज पे आता है वो विद इन मिली सेकेंड बोल रहा हूँ मैं, विद इन मिली सेकेंड जो है वो कंप्यूट हो जाता है और मिली सेकेंड में कंप्यूट होते ही वो हमारे सर्वर पे जो है आ जाता है। कब, विद इन नैनो सेकंड। कल भी मैंने आपको बताया था कि 10 नैनो सेकंड लगती है, 10 नैनो सेकंड से कम की लेटेंसी है। ओके, 10 नैनो सेकंड से कम लेटेंसी वो डाटा मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आता है तो आपकी स्क्रीन पे, जो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन चल रही है उसमें जो है वो आ जाता है अगले मिली सेकंड में। हमने टारगेट रखा है कि ये जो पूरा काम है ये 10 मिली सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, 10 मिली सेकंड से अगर आपका इंटरनेट सही चल रहा है, स्पीड सही है, आपका सिस्टम सही है, 4 GB की रैम है और उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा, तो 10 मिली सेकंड के अंदर अंदर जो है ये डाटा यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। तो जब ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होता है, ट्रेड तो हर सेकंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि विद इन मिली सेकंड जो है यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए, अब 265 हो गए, अब 306 हो गए, 315 हो गए, तो 1 सेकंड के अंदर 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गए। लेकिन 100 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट कितनों का चेंज हुआ, हो सकता है कि जिसने बाय किया वही सेल कर रहा हो, वही सेल कर रहा हो, वही बाय कर रहा हो, आपस में दो ट्रेडर जो है बाय सेल अगेन अगेन कर रहे हो, नया ओपन इंटरेस्ट जनरेट ना हो। तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्लियरिंग हाउस से इकट्ठा करने में 3 मिनट का टाइम दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिन में वो 2 मिनट हो जाए, 1 मिनट हो जाए, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए तो उसको रियल टाइम भी कर दें आने वाले डेकेड में, 2 साल में, 5 साल में। लेकिन अभी जो मैकेनिज्म वो 3 मिनट का है। तो 3 मिनट में एक्सचेंज को डाटा मिलता है ओपन इंटरेस्ट का। बाकी सब डाटा क्या है, जितने भी डाटा हैं प्राइस के, प्राइस चेंज के, वॉल्यूम के,
वॉल्यूम टिक के भाई कितना वॉल्यूम हुआ, और ATP जिसको आप VWAP बोलते हो, ओके, कि कितना VWAP है, वो सब के सब, और साथ में बिड आस्क, ये सब की सब जो है एक्सचेंज के सर्वर, एक्सचेंज का सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, खुद प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें जो है रियल टाइम होती है। इसके साथ में कुछ सिस्टम हमने बनाए हुए हैं जैसे कि IB के हैं या ग्रीक्स के हैं, वो जो है रियल टाइम मिलते हैं आपको I4 ऑप्शन पे, वो हमारे हाथ में है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है जब एक्सचेंज को मिलेगा तभी हम आपको दे पाएंगे। एक्सचेंज को कब मिलेगा? जब क्लियरिंग हाउस से मिलेगा। अब क्लियरिंग हाउस 3 मिनट में देंगे, क्लियरिंग मेंबर 3 मिनट में देंगे, तो वो पूरा मैकेनिज्म कैलकुलेट होगा मिली सेकंड के अंदर, फिर जो है वो अगले 10 मिली सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब भी एक्सचेंज हर 3 मिनट में डाटा अपडेट करती है तो आपको विद इन मिली सेकंड यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो ये OI PCR भी चेंज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो आप इंट्राडे PCR की बात कर रहे होंगे, आई थिंक इंट्राडे PCR आप देखते हो यहाँ पे, ओके, वैसे तो अभी तो ये 10 मिनट का अपडेट है, 10 मिनट अपडेट होती है, आने वाले दिनों में जो है ये 5 मिनट में हो जाएगी। तो ये डाटा भी जो है हमारे बैकएंड पे जैसे ही नया OI आता है तो ये अपडेट हो जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो OI के लिए पूछते हैं कि सर रियल टाइम OI कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, रियल टाइम OI जो है एक्सचेंज के पास ही नहीं है तो आपको कहाँ से देंगे। थैंक यू प्रतीक जी आपके चैट कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। OI क्लोज और ट्रांसफर में कैसे डिफरेंस करता है क्लियरिंग हाउस? बिल्कुल करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट नया बना है या फिर क्लोज हुआ है। इसमें जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी आपके साथ ये आई थिंक ये वीडियो शेयर किया था, एक बार दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ये पॉइंट छेड़ा ही है तो 5 मिनट में इसको क्लोज कर देते हैं, फिर मार्केट पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 एंटिटी है, एक A है और एक B है, ओके। इन्होंने जो है पहले क्या किया, A बाय किया, इन्होंने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय किया, और इन्होंने जो है यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो इसने जो है इस पर्सन का नाम जो है B है, ये ट्रेडर है, ये FNO में ट्रेड कर रहे हैं, कोई इक्विटी का फ्यूचर है या फिर ऑप्शन है या फिर इंडेक्स का फ्यूचर ऑप्शन है, ओके। अब मान लेते हैं कि इसने जो है पहले बाय किया है और इसने जो है पहले अभी सेल किया है, ये जो है सेलर है यहाँ पे, ओके। तो अब मान लेते हैं कि कुछ देर बाद जो है A को लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, B को लॉस हो रहा है। B जो है लॉस में रुकना चाहता है, सेलर है, उसको पता है कि टाइम डीके मिलेगा ऑप्शन में, थोड़ी देर में वेट करूंगा, उसको पता है कि थोड़ी देर में मौका नहीं मिलेगा, 100 वाला 110 हो गया तो निकाल लेते हैं। तो ये सेल करना चाहता है, लेकिन उस टाइम पे जो है एक नया सेलर आ गया और उसने जो है C रख दिया, इसका नाम जो है C रख देते हैं, और इसने जो है अपनी क्वांटिटी जो है सेल कर दी, ओके। अब इसने जो है क्या किया यहाँ पे, सॉरी इसने जो बाय करना यहाँ पे, क्योंकि ये सेलर बन रहा है। अब क्या है, जो ये पहले बायर था अब ये सेलर बन गया, लेकिन ये जो है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेच रहा, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ही बेच रहा है। तो ये कोई नया, ये ट्रांजैक्शन जब होगी, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो कोई नया ओपन इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर रही, ओके। तो कोई OI नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो है इसने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया तो कोई OI नहीं बढ़ेगा, OI में कोई चेंज नहीं होगा। OI क्या है, सिर्फ बायर ने हैंड चेंज किया, पहले बायर A था अब बायर C बन गया, सॉरी, ओके, सेलर C है। तो जो एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो एज इट इज है। इसको लोकल मैं आपको जो है बिल्कुल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप पहले भी हमने एक एग्जांपल लिया था एक सुनार का, गोल्ड स्मिथ का। आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, सुनार के पास जाते हो, आपने बोला कि एक काम करो, गोल्ड क्या भाव चल रहा है, आप उसने बोला कि 50,000 चल रहा है, तो आपने बोला कि ये लो टोकन अमाउंट 10,000 रुपये मेरे लिए जो है 10 तोला यानी कि 100 ग्राम जो है बुक कर दो, मैं अगस्त 30 को जो है तुमसे डिलीवरी ले लूँगा और पूरे पैसे दे दूँगा। उसने बोला ठीक है। 10 दिन बाद जो है गोल्ड चला गया 55,000 रुपये, ओके। तो अब आपने क्या किया, अपने दोस्त को बताया कि आपने बोला कि यार मैंने 50,000 में गोल्ड दिया था, 55,000 आ गया, अगस्त तक जो उसकी 60,000 जाने की उम्मीद है, ठीक है, लेकिन मेरे को अभी पैसे की जरूरत है तो मैं 55,000 पे बेचने जा रहा हूँ। तो आपको दोस्त को लगा कि यार तू एक काम करना, बेच मत, तू मेरे को दे दे वो कॉन्ट्रैक्ट, मैं ले लूँगा, सुनार को डिलीवरी मैं दे दूंगा, बाकी पैसे मैं दे दूंगा, तू मेरे को बेच दे। तो क्या करेगा, वो पैसा जो है गोल्ड जो सुनार को देना है वो उसको दे देगा। तो जो A पहला पर्सन है उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल गया, ओके। और जो डिपॉजिट मनी था वो एज इट इज जो है उसने वहाँ से ले लिया और गोल्ड स्मिथ के पास जो है नए बंदे का चला गया। तो क्या हुआ, सुनार को कोई फर्क पड़ा? नहीं, सुनार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था अब भी है, सिर्फ बायर ने हैंड चेंज कर लिया, आपकी जगह आपका दोस्त आ गया। ठीक ऐसे ही OI में होता है, जब बायर हैंड चेंज करते हैं तो OI में चेंज नहीं होगा। अब बात आती है कि इसको क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर कैसे ट्रैक करते हैं। हर ऑर्डर ID के साथ जो है यहाँ पे एक स्टैंप होता है, ऑर्डर ID स्टैंप होती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वहाँ पे जनरेट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट को कंपेयर करना इसी में टाइम लगता है। अगर सिर्फ ऑर्डर ID से पक्का हो जाता तो रियल टाइम ही दे देते। अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो सामने किसी से लिया होगा ना, ट्रैक हो रहा है वहाँ पे कि सबसे पहले किसने जनरेट किया, A ने और B ने, तो इनको यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि A 1 2 3 4 मिल गया, ओके। अब जो है A ने बेचा, पहले A बायर था अब A बेच रहा है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ID नंबर है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, यही कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है। तो एक्सचेंज को पता लग गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, तो सिर्फ बायर हैंड चेंज कर रहे हैं, ओके। अब क्लोज कैसे होगा, जरूरी थोड़ा ना कि A और B वापस में जाए, क्योंकि यहाँ पे तो लाखों कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि C ने दोबारा बेचा और B ने जो है बाय कर लिया, दोनों साइड क्लोज हो गई, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कम हो गया। तो नेट बेसिस पे ऐसे जो है OI कैलकुलेट किया जाता है, और इस पूरे मैकेनिज्म में जो है टाइम लगता है। यही टाइम जो है एक्सचेंज मांगती है ट्रेडर से, डाटा फीड से, कि हमको 3 मिनट जो है देना पड़ेगा क्लियरिंग हाउस को। आने वाले दिनों में, आने वाले साल्स में टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, कंप्यूटर सर्वर जो है अभी एडवांस हो गए हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें 2 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, और फिर जो है हो सकता है कि ये चीज़ें लाइव भी हो जाए, लेकिन तब तक जो है 3 मिनट से ही काम जो है आपको चलाना पड़ेगा।